डॉक्टर वशिष्ठ अभी डॉक्टर मीरा ने हमें बताया कि वर्तनी जो है उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है और बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है। अभी उन्होंने कक्षा 7 में भी हमें ये बताया कि उसको कैसे कर सकते हैं। छात्रों को अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास क्यों हो जाता है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर कौल, मूलतः अशुद्ध उच्चारण के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो बच्चों की शारीरिक स्थिति होती है। बिल्कुल, शारीरिक विकार इसका एक प्रमुख कारण रहता है। तो जैसे कुछ बच्चे दृष्टि मंद के कारण ठीक से देख नहीं पाते कि अध्यापक ने श्याम पट्टे पर क्या लिखा है। कई बार कुछ बच्चे सुनने में थोड़ा सा बाधा अनुभव करते हैं, अध्यापक क्या कह रहे हैं वे उसे ठीक से सुन नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चों का प्राकृतिक स्थिति ऐसी होती है कि वो नाक में बोलते हैं। तो ये जो बच्चे ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से सुन नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, तो उसी प्रकार से जब वो लिखने लगते हैं तो वे दोष उनके उच्चारण में आ जाते हैं और वही दोष लेखन में भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि बच्चे जिस शब्द को जिस रूप में सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उसी रूप में ही वो लिखने का प्रयास करते हैं। अगर वो गलत सुनते, बोलते और देखते हैं तो वो गलत लिखने लगते हैं। लेकिन और भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य मुख्य कारण हैं। एक तो है उनका वातावरण कैसा है, यानी प्रत्येक बच्चे की बोली पर उसके आसपास की जो स्थानीय बोली है उसका प्रभाव पड़ता है। यह बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। यही कारण हो सकता है कि हम देखते हैं कि हिंदी का जो उच्चारण होता है कि जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं कि उसी शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है या अलग अलग तरीके से सुना जाता है। ये कारण तो उसका भी हो सकता है कि वातावरण का इस तरह का है। बिल्कुल, इसी के कारण इसी से ही एक बात और जुड़ी हुई है जिसे मैं स्पष्ट कर दूं, वो है शब्द लाघव की प्रवृत्ति, और वो मूलतः स्थानीय बोली के प्रभाव के कारण आती है। मैं जनकपुरी रहती हूँ, तिलक नगर के पास घर है और आसपास के लोग तिलक नगर को हर समय तिलक नगर कहते हैं। कोई भी तिलक नगर बोलता हुआ दिखाई नहीं देता और इसका कारण वो पंजाबी भाषा का प्रभाव है जिसके कारण वो तिलक का तिलक हो जाता है। इसी प्रकार आगरा के लोग जो हैं वो वहाँ के बच्चे या दूसरे स्थानों के बच्चे जैसे आगरा बोलने के बजाय आगरा से ही चलना, आगरा जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, और इस बात को शायद और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम फिर एक कक्षा स्थिति ले लें तो शायद बेहतर होगा। इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी कहा कि वातावरण का इसमें कुछ योगदान है कि बच्चे क्यों अशुद्ध बोलते हैं, उनका उच्चारण क्यों ठीक नहीं होता है, तो क्या इस वातावरण को भी हम किसी तरह से शुद्ध कर सकते हैं? आपका अनुभव क्लासरूम स्थिति में रहा, कक्षा स्थिति में काफी रहा है, क्या आपके अनुभव के अनुसार क्या हो सकता है इसमें? देखिए, इसके लिए छात्र का स्वयं का प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विद्यालय में बच्चा कुछ ही घंटों के लिए रहता है और अगर उसके घर में वही शब्द बार बार अशुद्ध बोला जाता है तो इसका प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन एक शिक्षक का प्रयास ये होना चाहिए कि वह छात्र की उस अशुद्धि को बार बार उसके सामने लाए कि वो कहाँ क्या अशुद्धि कर रहा है। बार बार टोकने पर या अपने साथियों के द्वारा बार बार टोके जाने पर बच्चा इस प्रकार की अशुद्धि करना बंद कर सकता है। इस विषय में शायद वशिष्ठ जी कुछ कहना चाहेंगे? मन में बात आ रही थी जब डॉक्टर मीरा ने ये बात कही। माता पिता का भी उत्तरदायित्व है कि बच्चे के उच्चारण को शुद्ध करें, तो उच्चारण से लेखनी की ओर हम बढ़ते हैं तो उसमें वर्तनी प्रभावित होगी और उच्चारण बच्चा शुद्ध करेगा तो लिखते समय उच्चारण उसके मस्तिष्क में घूमेगा। बिल्कुल जी। तो माता पिता का यहाँ उत्तरदायित्व है, बड़े लोगों का भी उत्तरदायित्व है, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं जब बच्चा उनके संपर्क में जाता है, यदि मान लीजिए अशुद्ध बोलता है तो समाज के जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उसकी अशुद्धि की ओर संकेत करें। परंतु मेरे मन में जो बात आ रही थी जब डॉक्टर मीरा इस ओर संकेत कर रही थी, इसका मूल दायित्व शिक्षक का है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि शिक्षक को
के ऊपर इसका मूल दायित्व है कि वो इसकी ओर ध्यान दे। और मेरा जहां तक मानना है कि जो बच्चे किसी और क्षेत्र से आते हैं और अशुद्ध बोलते हैं, अगर उनको अलग से एक कक्षा में अलग से दिखाया जाए और अध्यापक उनकी ओर अधिक ध्यान दे और उनको थोड़ा सा और टाइम समय दे दे ये सीखने के लिए, क्या वो ठीक नहीं रहेगा इसमें? देखिए, इस तरह की अशुद्धियां दोनों प्रकार से दूर की जा सकती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। क्योंकि कुछ गलतियां सामान्यतः बच्चे करते ही हैं, और इस तरह की गलतियां अगर कक्षा में सामूहिक रूप से ली जाएं तो बच्चे आसानी से उन अशुद्धियों को दूर करते हैं। सामूहिक मनोविज्ञान काम करता है, यहाँ सामूहिक मनोविज्ञान काम करता है। और अगर कुछ गलतियां विशेष रूप से कुछ ही बच्चे करते हैं और बार बार इन गलतियों को दोहराते हैं तो ऐसी स्थिति में शायद व्यक्तिगत उपचार अधिक अच्छा रहता है। अधिक अच्छा, यही मेरा मानना है कि ये स्थिति जो है क्लास कक्षा में, तो अध्यापक को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। वस्तुतः एक बात डॉक्टर कॉल और है कि माता पिता एक परिवेश से आते हैं जी। यदि माता पिता प्रबुद्ध हैं, सुशिक्षित हैं जी, तो उन्हें जागरूक होना चाहिए जी कि जो स्थानीय बोली का प्रभाव है या जैसा डॉक्टर मीरा ने कहा वातावरण का प्रभाव है जी, इस प्रभाव से बचा करके बच्चे को शुद्ध उच्चारण और तदनुसार शुद्ध लेखनी के लिए तैयार करें। परंतु माता पिता यदि पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं या माता पिता अपने उस वातावरण और स्थानीय बोली के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते तो ये मूल दायित्व मैं समझता हूँ शिक्षक का है। एक कारण ये भी है, देखिए आजकल माता पिता स्वयं इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों के पास बच्चों को देने के लिए उनके पास शायद इतना समय भी नहीं होता कि वे उनका उच्चारण और उनकी बदतमीजी पर अधिक ध्यान दें, तो शायद भाषा शिक्षक का ही दायित्व अधिक बढ़ जाता है। मुझे याद आता है जब हम क्लास में पढ़ते थे अपने टाइम में, तो और जो बच्चे कभी कभी अशुद्ध बोलते थे या कभी कभी किसी शब्द को अशुद्ध लिखते थे, तो अध्यापक क्या करता था, वो हमें 8 बार 10 बार 12 बार उस शब्द को लिखवाता था और बार बार उसका अभ्यास कराता था और इसी तरह से खड़ा करके उसको बोलने का अभ्यास भी कराता था, जब तक हम रट जाते थे कि इसका असली रूप क्या है। और उससे शिक्षार्थी पर, विद्यार्थी पर काफी प्रभाव पड़ता था और वो भी अपनी तरफ से उसकी ओर ध्यान देना शुरू करता था कि हमें कैसे शुद्ध बोलना चाहिए और किस तरह से शुद्ध लिखना चाहिए। जबकि इसके पीछे मूलतः जो बार बार लिखने वाला वो एक मनोविज्ञान है जी, क्योंकि हम जब 10 बार लिख लेंगे तो वो अपने आप में एक यांत्रिकी स्थिति बन जाएगी जी, फिर हम अशुद्ध नहीं लिखेंगे जी। तो पुराने अध्यापक जो विशेष करके बार बार लिखवाते थे, तो जब हमने उस शब्द को 10 बार लिख लिया है तो एक यांत्रिक स्थिति बन जाएगी, ना तो वो उसका अशुद्ध उच्चारण करेंगे और ना ही अशुद्ध लेखन करेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चा पहली बार जो लिख रहा है वो सही भी लिख रहा है। अगर ये गलती उसने की और 10 बार उसे गलत ही लिखा तो फिर उसे वही आदत पड़ जाएगी। ये मैंने उसी हालत में कहा कि जब अध्यापक वहाँ पर है और अध्यापक इस चीज को देख रहा है कि बच्चा क्या लिख रहा है, यानी कि बच्चे को हम अपनी ओर छोड़ दें कि जो उसके मन में आए वो उस तरह से लिखे। यहीं पर शायद डॉक्टर वशिष्ठ भी कह रहे थे कि यहाँ पर शिक्षक जो है उसका दायित्व कुछ अधिक हो जाता है। और अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें कक्षा स्थिति को देखें। कल मैं आप लोगों की हिंदी की कॉपियां देख रही थी तो लगा कि आपने लिखने में वर्तनी की बहुत सी गलतियां की हैं। आज मैं आपसे कुछ वाक्य शामपद पर लिखवाऊंगी और देखूंगी कि आप किस तरह की गलतियां करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य जो मैं लिखवाऊंगी वो है पंत हिंदी के कवि हैं। अभिनव आइए लिखिए, पंत हिंदी के कवि हैं। ठीक है, वाक्य ठीक है, बताइए। कल मैं किसी की कॉपी देख रही थी तो हिंदी के स्थान पर हिंदी लिखा हुआ था, 2 में बड़े ई की मात्रा के स्थान पर छोटी ई की मात्रा लगाई हुई थी। दूसरा वाक्य लीजिए, प्रभु सबका रक्षक है। संचित आप आइए।
प्रभु सबका रक्षक है। प्रभु सबका रक्षक है। ठीक लिखा है संचित में? नहीं। हाँ, कौन बताएगा कि क्या गलती है? कौन बताएगा? आप आइए और जो शब्द गलत लिखा है उसके नीचे उसका सही शब्द लिखिए। ठीक है? यस मैम। हाँ, संचित में लिखा प्रभु सबका रक्षक है। ठीक है? जबकि शब्द क्या है? रक्षक है। अंतर है संचित, रक्षक और रक्षक। मालूम इस तरह की गलतियां किस कारण से होती? जैसे मैंने एक स्कूटर वाले से कहा राजेंद्र नगर चलोगे, तो उसने मना कर दिया। दूसरे से पूछा राजेंद्र नगर चलोगे, तो उसने भी मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये स्कूटर वाले बार बार मना क्यों कर रहे हैं। जब तीसरे से पूछा तो उसने ये कहा कि बहन जी ये क्यों नहीं बोलती कि राजेंद्र नगर चलोगे। उसे राजेंद्र शब्द समझ ही नहीं आया। उसका कारण क्या है? वो शायद पंजाबी था और पंजाबी बोली का प्रभाव उसकी भाषा पर था, इसलिए बार बार राजेंद्र के स्थान पर राजेंद्र को ही सही समझ रहा था। उन्हें राजेंद्र शब्द जो सही शुद्ध शब्द है समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है ना? चलिए एक वाक्य और लेते हैं। परमात्मा सब जगह है। परमात्मा सब जगह है। अंकित आप आइए। ठीक है अंकित बैठिए। अंकित ने क्या ये वाक्य सही लिखा है? नहीं। कौन सा शब्द इसमें गलत है? हाँ आप बताइए। मैम वो परमात्मा है। वो परमात्मा है। आप आइए, सही शब्द लिखिए। ठीक है? ये शब्द है परमात्मा, लेकिन पहले लिखा गया था परमात्मा। बहुत बार क्या होता है, हमें बहुत जल्दी होती है बोलने की और लिखने की, तो हम क्या करते हैं, शब्द को गलत लिख देते हैं, बोल देते हैं। इसका कारण क्या है कि मात्रा अपने आप छोटी हो जाती है। जल्दी जल्दी में हमें लगता है कि जिस शब्द को बोलने में जितनी आसानी हो हम मुख सुख से बोल सकें, इसलिए हम मात्रा को छोटा कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा पूरा शब्द बोलना पड़ेगा, इसलिए हम उसे कर देते हैं परमात्मा। और जब बोलते हैं परमात्मा तो लिख भी जाते हैं। तो इसमें सही शब्द यहाँ था परमात्मा। अगला वाक्य में, यह स्थान पवित्र है। यह स्थान पवित्र है। हाँ चांदनी आप आइए, चौक ले लीजिए, लिखिए। बिल्कुल ठीक, चांदनी ने ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा है। हालांकि बहुत से लोग पवित्र के स्थान पर पवित्र लिख देते हैं और बोलते भी पवित्र हैं। विशेष करके पंजाबी बोलने वाले लोग पवित्र के स्थान पर पवित्र बोलते हैं और लिखते भी हैं। वहां भी स्थानीय बोली का प्रभाव आ जाता है, लेकिन चांदनी ने बिल्कुल ठीक लिखा कि ये स्थान पवित्र है। रशिद जी, अभी हमने कक्षा स्थिति देखी। मैं यहाँ केवल एक बात कहना चाहूंगी कि सही मार्गदर्शन का अभाव भी अशुद्धियों का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम पाते हैं कि प्रायः शिक्षक छात्रों की अशुद्धियों की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए शिक्षकों से केवल एक निवेदन है
कि वे छात्रों की अशुद्धियों की उपेक्षा न करें, उनकी अशुद्धियों का संशोधन करें और शुद्ध वर्तनी का अभ्यास बार बार कराएं। वस्तुतः ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि शिक्षक इस ओर ध्यान देता है तो वर्तनी के दोष दूर हो सकते हैं। जी मैं समझता हूँ वर्तनी के अशुद्धियों के अनेक अन्य कई कारण हैं जिनको हम यदि कक्षा स्थिति में जाकर के देखें तो वे सरलता से समझे जा सकते हैं। बिल्कुल और भी अच्छा रहेगा। छात्र किस किस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसे हम एक आसानी से कक्षा स्थिति में समझ सकते हैं। मैंने श्याम पत्र पर 4 शब्द लिखे, दिखाई दे रहा है सबको? क्या ये चारों शब्द सही हैं? नहीं। आप में से कौन आएगा इन्हें शुद्ध करने के लिए? अनुपमा, पहला शब्द आप शुद्ध करके लिखिए। शाबाश, बैठिए। दूसरा शब्द है क्रया। रुद्राक्षणा, आइए नीचे। क्या शब्द है ये? क्रिया। बिल्कुल ठीक, बैठिए। तीसरा शब्द क्या है? मालन। बताइए। मालिन। कौन लिखेगा इसे? विद्या, आप आइए, लिखिए। मालिन, बिल्कुल ठीक। चौथा शब्द क्या है? अपरिचित। जबकि ये गलत लिखा गया है। बैठिए। उपासना, आप आइए, इसे शुद्ध करके लिखिए। बैठिए। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रहणी और गृहिणी, जिसमें गृहिणी शब्द सही है, इन दोनों में कहाँ क्या गलती हुई थी? क्या गलती हुई है आप बताइए। ह पर छोटी की मात्रा नहीं थी। ह पर छोटी की मात्रा नहीं लगी, यानी इसमें से एक मात्रा गायब हो गई। शायद भूख लगी थी, खा गए। दूसरे में क्या हुआ? क्रिया शब्द में क पे छोटी की मात्रा फिर नहीं थी, फिर क पे छोटी की मात्रा नहीं थी, यानी फिर से उसमें मात्रा का लोप हो गया। देखिए, वही स्थिति आपको मालिन और अपरिचित में दिखाई दे रही है। यानी हम इन उदाहरणों में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि देखते हैं कि इनमें किसी न किसी मात्रा का लोप हो गया है। इसलिए इस प्रकार की अशुद्धि को हम कहते हैं मात्रा लोप। मात्रा लोप। लोप का अर्थ होता है गायब हो रहा है। अब हम दूसरे प्रकार की कुछ अशुद्धियां देखते हैं। पहला शब्द है गलत शब्द आधीन, और इसका सही रूप हुआ अधीन। दूसरा शब्द देखिए प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जो शुद्ध शब्द है, इसमें श में कोई मात्रा नहीं है। तीसरा शब्द है महिलाएं, और यहाँ क्या हो गया? महिलाएं। अंतर है। चौथे शब्द में देखिए सामग्री शब्द सही है और सामग्री गलत। सामग्री में फिर हमने न पर एक मात्रा और लगा दी जो कि गलत है, जिसे हम मात्राधिक्य कह सकते हैं। संधि है मात्रा और आधिक्य, मात्रा को बढ़ा देना। तो इस प्रकार की अशुद्धि भी हम बार बार करते हैं। चलिए, अब मैं 2 प्रकार के शब्द आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, 3 शब्द युग्म आपके सामने है। पहला शब्द युग्म लीजिए और बताइए कि उसमें कौन सा शब्द गलत है। हाँ बताइए संचित। दूसरा वाला शब्द संचित ने कहा कि ये शब्द गलत है।
आप सब इससे सहमत है? नहीं। किसने कहा नहीं? हाँ, आप बताइए कि ये सही है, सही क्यों नहीं है? वो रचयिता होता है। रचयिता होता है या रचयिता? रचयिता यानी दूसरा शब्द सही है। अब दूसरा शब्द लीजिए, दूसरे शब्द युग्म में कौन सा शब्द सही है? हाँ बताइए। दाई तरफ वाला कवयित्री। सही शब्द कवयित्री है। दोनों में अंतर है। यहाँ पर कवयित्री जब स्त्रीलिंग कवि का बनता है तो बनता है कवयित्री, न कि कवयित्री। ठीक है। तीसरे में निश्चित और निश्चित। हाँ बताइए। दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला शब्द सही है, निश्चित शब्द सही है और निश्चित गलत। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम मात्राधिक्य या तो गलत स्थान पर मात्रा लगाते हैं या मात्रा को एक वर्ण से हटाकर दूसरे वर्ण पर लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं मात्रा विपर्यय। विपर्यय का क्या हो गया? दूसरे स्थान पर मात्रा लगाना। तो यहाँ पर विशेष रूप से पहले दो उदाहरणों में हमें क्या दोष दिखाई दिया? मात्रा विपर्यय दिखाई दिया। ठीक है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। कई बार हम ये पाते हैं कि हम व्यंजनों की अशुद्धियां भी करते हैं। पहला शब्द है अध्ययन और उसका सही रूप दिया हुआ है अध्ययन। दूसरा शब्द अगर हम पढ़ें तो शब्द है स्वावलंबन और उसका सही रूप है स्वावलंबन। तीसरा शब्द पढ़ेंगे आप पढ़िए। ज्यादा और ज्यादा। ज्यादा और ज्यादा यानी ज्यादा गलत है और ज्यादा सही। चौथा शब्द है, हाँ रुद्राक्षरा आप पढ़िए। उदाहरण और उदाहरण। उदाहरण और उदाहरण यानी इन चारों उदाहरणों में कहीं न कहीं वर्ण का लोप हुआ है। यानी यहाँ पर फिर से उस प्रकार की अशुद्धि है वर्ण लोप। स्पष्ट है? दो तीन और उदाहरण एक अलग प्रकार के हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं। देखिए, तुम बेफिजूल में बहस कर रहे हो। बहुत बार बोलते हैं तुम बेफिजूल में बहस कर रहे हो, जबकि शब्द क्या है? फिजूल। बे लगाने का मतलब क्या हुआ? उसका विलोम हो गया। तो शब्द का प्रयोग होना चाहिए था फिजूल, और हम कर क्या देते हैं? बेफिजूल। जबकि अर्थ ही उल्टा हो जाता है। कबल में क्या हुआ? बुधवार में दो बढ़ गया, लिखा में गया, दो बढ़ गया। तो ये भी व्यंजनागम होगा। ठीक है। एक और चार्ट देखिए जिस तरह की अशुद्धि हम प्राय करते हैं। हो सकता है आप इन शब्दों को देखकर हंसें कि हम तो ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन आम बोलचाल में बहुत से लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे चाकू को काचू बोलना, लखनऊ को नखनऊ और मतलब को बोलना। अब यहाँ क्या हुआ? अक्षर यहाँ भी अक्षर दूसरे स्थान पर लग गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? फिर व्यंजन विपर्यय हुआ। ठीक है। यहाँ व्यंजन विपर्यय हुआ है। एक अंतिम प्रकार अशुद्धियों का मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। दो तीन उदाहरणों के माध्यम से। आप अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत बार अंतर नहीं करते। दो शब्द लेती हूं, इसके माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है।
मैं हंस पड़ा, मैंने हंस को देखा। दोनों में अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? मैम पहला वाला हंस एक पक्षी का पक्षी है, दूसरा वाला एक क्रिया है। दोनों में अंतर है? एक में अनुस्वार है, दूसरे में अंतर कहाँ आता है? केवल एक में आप बोलने के दौरान नासिका का यानी नाक से ध्वनि निकालते हैं, वहाँ आप अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है? अभी तक हमने वर्तनी के अशुद्धियों तथा प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। क्या आप ये बता सकते हैं कि विद्यार्थी तथा शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रयत्न करना चाहिए वर्तनी को शुद्ध करने के लिए? डॉक्टर वशिष्ठ, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा। डॉक्टर कौल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं ये समझता हूँ कि शिक्षक को सबसे पहले बच्चों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान अवश्य ही बच्चों को देना चाहिए। बिल्कुल। व्याकरण के नियमों के ज्ञान के बाद बच्चे बहुत सी वर्तनी की बातें समझ जाएंगे, उन बारीकियों को समझ जाएंगे और शुद्ध प्रकार से वे लिख सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही साथ संयुक्त अक्षरों की जो स्थिति है, तो बच्चे अधिकतर बहुत सी अशुद्धियां संयुक्त अक्षरों के लेखन में करते हैं। चिन्ह में ना किस प्रकार लिखना है, तो इस प्रकार की अनेक अशुद्धियां ये करते हैं। यदि इन विषयों की, इन स्थितियों की ओर अध्यापक बच्चों का ध्यान ले जाते हैं तो उन्हें इसका बोध हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मीरा, आप कुछ और इस बताना चाहूंगे? जी हाँ, कि छात्रों की कुछ अशुद्धियां जो होती हैं शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास के अभाव के कारण होती हैं। इसलिए अध्यापक के नाते होना ये चाहिए कि कठिन शब्दों के, विशेषतः जो संयुक्त वर्ण वाले शब्द हैं, उनके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास शिक्षक कक्षा में बार बार छात्रों को करवाए। बिल्कुल। और उनका लेखन भी बार बार हो, ताकि छात्र उन शब्दों के सही रूपों से परिचित हो जाए। जी, मुझे लगता है कि आपने एक और बात अंत में ये कहना चाहूंगी कि वर्तनीगत अशुद्धियों के निराकरण का एक अन्य उपाय है छात्रों द्वारा अनुलेखन। जी। और यह अनुलेखन दो प्रकार का होता है, शब्दों का अनुलेखन और पूरे पूरे वाक्यों का अनुलेखन। शब्दों के अनुलेखन के संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ प्रचलित वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं, उनको चार्ट पर लिख करके यदि कक्षा में टांग दिया जाए, तो शुद्ध को अशुद्ध नहीं लिखा जाए, शुद्ध वर्तनी ही लिखी जाए, जिससे आते जाते बच्चे उनको देख करके संस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों के सामने बार बार अशुद्ध रूप सामने नहीं आने चाहिए। जितने शुद्ध रूप बच्चों के सामने आएंगे, वह रूप देखने की और देख कर उन्हें लिखने की आदत बच्चों में पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि इस पर काफी अच्छी चर्चा हुई है और हमने काफी अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि विद्यार्थियों ने और जिन लोगों ने इसको देखा होगा, सुना होगा, उनको काफी इससे लाभ हुआ है और काफी हद तक उनको ये अब समझ में आया होगा कि वर्तनी का महत्व क्या है और इसको कैसे शुद्ध करना चाहिए और इसकी ओर किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ उनने ये भी समझा होगा कि उच्चारण का क्या स्थान है इस बारे में और उसका किस तरह से वर्तनी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और वर्तनी का उच्चारण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें आशा है कि बच्चे इससे काफी अच्छा लाभ उठाएंगे और उनको इस बारे में जितनी संदिग्धताएं थी वो दूर हो जाएंगी और आशंकाएं दूर हो जाएंगी और शुद्ध वर्तनी में वो लेखन कर सकेंगे। धन्यवाद।